Assalamu alaikum, dear participants. I am Dr. Sidra Arshad of Medico's academics team, and today I'm going to discuss a few questions from pathology using the MedEd platform. Tonight we shall be discussing frequently assessed topics from general pathology, CVS, respiratory system by looking at some of the questions which have been repeated quite a lot in the FCPS Part 1 examinations. For this purposes, we have compiled some stats for you to give you a general idea. So in the FCPS Part 1 examinations, general pathology and microbiology, hefty chunk of MCQs आप देख सकते हैं इनके अंदर से है, followed by cardiovascular system. उसके बाद आपको हेमाटोलॉजी और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी के भी आप ये फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं. ये कितने ज्यादा एमसीक्यूज इसके अंदर आपको मेट ऐप के अंदर अवेलेबल नजर आएंगे, विच इज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रैक्टिस. जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, आप ये एमसीक्यूज साथ साथ कर सकते हैं. कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी को फिर हम डिवाइड करें तो वास्कुलर और कार्डियक पैथोलॉजी से इस तरह की डिवीजन है. यूजुअली क्वेश्चंस जो हैं वो वास्कुलर पैथोलॉजी से ज्यादा आ जाते हैं. उसमें वास्कुलाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, हाइपरटेंशन, वीनस डिजीजेस और वास्कुलर न्यूरोप्लास्म, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आर नॉट सपोज्ड टू बी मिस्ड. कार्डियक पैथोलॉजी में से जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर से आते हैं. सो इस्कीमिक हार्ट डिजीज को थॉरली आपने प्रिपेयर करना है, उस सारे एस्पेक्ट्स को देखना है. हार्ट फेलियर, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथीज एंड मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल डिजीजेस और फ्यू एमसीक्यूज फ्रॉम कार्डियक ट्यूमर्स भी आपको पास पेपर्स के अंदर मिल जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी. So this is the question which has been repeated quite a lot of times. Question कौन सा है? Which artery is most commonly affected in myocardial infarction? कौन सी आर्टरी जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड? ठीक है, तो आपने इसका ऑर्डर याद रखना है. तो कॉमनली अफेक्टेड आर्टरी जो है वो दैट इज द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फॉलोड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी एंड देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. आई रिपीट, सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फॉलोड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी सॉरी एंड देन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. तो इस ऑर्डर के अंदर हमें इन आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में. रीड करते हैं उसको. सो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज द करेक्ट ऑप्शन. A pregnant woman experiencing labor for 2 hours who subsequently developed shortness of breath and passed away within 15 minutes of the onset of labor is most likely suffering from. अब क्या कंडीशंस हो सकती हैं? तो अब यहाँ पे एम्बोलाई जो है वो आपने रिकॉल करने हैं, द टाइप्स ऑफ एम्बोलाई और उनके किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनकी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस क्या है और किन कंडीशंस के साथ उनकी अपीयरेंस एसोसिएटेड है. तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. हिस्ट्री है उसकी लेबर के दौरान ही उसकी अचानक जो है वो ऑनसेट भी उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 15 मिनट्स के अंदर उसकी पेशेंट की डेथ हो गई है. तो ये लेबर के अंदर में मिल सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी और इमीडिएटली पोस्टमार्टम जो है वो भी मिल सकता है, और उसकी डीआईसी जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन होती है कॉमन. बाकी ऑप्शंस को हम देख सकते हैं. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में स्पेसिफाई किया जाता है यूजुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम को, चेस्ट पेन का जिक्र किया जाता है, ईसीजी की कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग का जिक्र किया जाता है, और ड्यूरिंग लेबर अगर उसका जिक्र करें तो वो डीवीटी का जिक्र जरूर करें. ठीक है, फॉलोइंग डिलीवरी और पेशेंट की हिस्ट्री है डीवीटी की, या फिर उसके बाद उसकी सर्जरी हुई है, सिजेरियन अगर हुआ है उसके बाद, तो ये चीजें जो हैं वो ज्यादा इंडिकेट करेंगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को. फैट एम्बोलिज्म यूजुअली आपको किस सिनेरियो में मिलता है? दैट इन्वॉल्व्स द फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स, और ये लेट अपीयर होता है 24 to 72 आवर्स. तो इस कंडीशन के अंदर वो अप्लाई नहीं कर रहा. ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन. मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे. क्यों सिलेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो बाकी सारी ऑप्शंस के अंदर आपको एम्बोलाई का जिक्र नजर आ रहा है, तो यूजुअली ये वाली ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो भी ना. ये रिकॉल हो सकता है पुअर,
और दूसरी चीज ये है कि उसकी मायोकार्डियल इंफार्क्शन से रिलेटेड और भी चेस्ट पेन वगैरह का जिक्र नहीं किया, और इसके अलावा कोई और हिस्ट्री भी उसमें नहीं बताई गई, तो उससे बेहतर ऑप्शन हमें ये नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सॉरी जिक्र किया गया और मैंने इसमें आपको कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र नहीं है, तो कॉज जो है वो इस तरह से डेथ ऑब्वियसली एम्बोलिज्म पल्मोनरी सर्कुलेशन को इन्वॉल्व करके, तो उसकी डेथ उससे हो सकती है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म से। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी सी चीजें आपने देखनी है, जो कि आपने और स्पेसिफाई कर दिया कि वो कौन सा एम्बोलिज्म हो सकता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आप क्यों सिलेक्ट करें? एक तो ये लेबर, ठीक है, दूसरा ये है कि 15 मिनट्स में ही ऑनसेट ऑफ लेबर के अगर वो अपीयर हो गया है, ठीक है, सो इट कैन नॉट बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उसको वो और स्पेसिफाई करते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे उस सिनेरियो आपको डिफरेंट तरीके से नजर आता है, और उसके अंदर डीबीटी वगैरह का जिक्र भी किया होता है, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म जो है वो यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर्स का जिक्र उसमें किया जाता है, और उसमें एक बड़ा करेक्टरिस्टिक्स है समटाइम्स मिल व्हील मर्मर की भी का भी जिक्र किया जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि वो भी अपीयर हो रहा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, तो वो भी यहाँ पे मिसिंग है। तो इसमें से जो हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, दैट इज द amniotic fluid embolism. A patient involved in a road traffic accident presents with shortness of breath and respiratory distress, ultimately resulting in death. An autopsy revealed a pulmonary infarct with a history of a femur fracture occurring 4 days prior. What would be your diagnosis? ठीक है, अब एक तो वो टाइमलाइन भी जस्टिफाई हो रही है, ठीक है, और उसके अलावा लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर भी नजर आ रहा है। तो इवन इफ यू कवर अप दी ऑप्शंस, तो आप आराम से इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो कॉज ऑफ एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वो क्या होगा? यहाँ पे फैट एम्बोलिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे फैट एम्बोलिज्म इटसेल्फ आपको नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह क्या टर्म नजर आ रही है? मैरो एम्बोलिज्म। ये तो मैरो एम्बोलिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है मैरो बोन्स के अंदर भी, तो मैरो एम्बोलिज्म जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली फैट एम्बोलिज्म को शो कर। What is the underlying cause of pulmonary edema in congestive heart failure? अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या हो रहा होता है कि पल्मोनरी एडिमा अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी कॉज क्या है? अब हम देख लेते हैं ऑप्शन बेसिकली क्या कह रही है, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि किस किस्म की कॉज पूछना चाह रहा है। अच्छा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है दैट इज नॉट द फीचर ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये रेस्पिरेटरी कॉज है। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ऑब्वियसली edema जो हो रहा है that is occurring because of the increased hydrostatic pressure in the congestive heart failure। ये congestive symptoms जो है develop इस वजह से हो रहे हैं because of the failure of the heart to pump blood। जहाँ पे भी ही प्रेशर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, कैपिलरी प्रेशर्स, तो वहां पे एडिमा होना शुरू हो जाएगा। इफ इट पर्टेन्स टू लंग्स तो पल्मोनरी एडिमा होगा। इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर जो है डिपेंड्स अपॉन द प्लाज्मा प्रोटीन, तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स के कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन इटसेल्फ। Vagovagal reflexes. Vagovagal reflexes are non-specific and these are not going to directly lead to the development of edema. Lymphatic obstruction. Lymphatic obstruction वो lymphatic disease तो कोई हो सकता है, लेकिन congestive heart failure के अंदर जो edema हो रहा है that उसमें pathology heart के अंदर है, उसके अंदर उसकी pumping ability diminish हो गई है और both लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स की इन्वॉल्वमेंट दोनों की होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब ये कंजेस्टिव फीचर्स हमें मिल रहे हैं। तो इसके अंदर आप लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल रिकॉल वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप याद से रखेंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए कि फ्रीक्वेंट ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो कौन सी वेन है, तो उसमें आपने याद रख लेना है कि दिस इज द फेमोरल वेन। ये रिकॉल क्वेश्चन है बट इट हैज बीन रिपीटेड a lot of times. Okay, so a male patient has been experiencing chest pain for the past 3 hours. Which enzyme is likely to be elevated? ठीक है, अब जब कार्डियक बायोमार्कर्स का जिक्र आता है तो उसमें टाइमलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपने रिकग्नाइज करना है कि आपको किस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे फॉलोइंग चेस्ट पेन या फॉलोइंग द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन या उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको मिल गया है, अब उसके बाद आपको टाइमलाइन फॉलो करनी है कार्डियक बायोमार्कर्स के लेवल्स को आइडेंटिफाई करना।
ठीक है, तो अब 3 आवर्स की हमें इसमें टाइमलाइन दी गई है, तो कौन सा हम कार्डियक बायोमार्कर सिलेक्ट करेंगे? 3 आवर्स के अंदर सीके एमबी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बेसिकली आप अभी देखेंगे तो सीके से रिलेटेड 2 ऑप्शन और भी है, सीके एमएम और सीके बीबी भी है। तो सीके एमबी जो है वो मोर स्पेसिफिक है कार्डियोमायोसाइट की इंजरी के लिए, वो लीड करेगा जब मायोसाइट्स की कार्डियक मायोसाइट्स की इंजरी होगी। सीपीके नॉट स्पेसिफिक। एलडीएच जो है, एलडीएच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू राइज, तो ये 24 आवर्स फॉलोइंग कार्डियक इवेंट की इंक्रीज होना शुरू होगा, फिर इसकी पीक ऑलमोस्ट आती है अबाउट 3 to 6 डेज पे, और ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, इसको ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगते हैं इसके लेवल्स को वापस जाने में। तो सीके एमबी जो है यहाँ से सबसे प्रोबेबल ऑप्शन। What is the primary cause of atherosclerotic plaque formation? अब ये जो बन रहा है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, इसकी प्राइमरी कॉज क्या है? ठीक है, अब देख लेते हैं। एंडोथेलियल इंजरी, हाइपरलिपिडीमिया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और एम्बोल्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक क्या चीज है कि ये अगर हम देखें कि ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पे इवेंट को हमने स्टार्ट करना है, उसका जो प्रीलिमिनरी एक इंसल्ट है वो क्या है? सारी की सारी कोई भी कॉज हो सकती है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन की, लेकिन वो सारी की सारी कॉजेज बेसिकली क्या करेंगी, वो इंजर करती हैं एंडोथेलियल सेल्स को, और उससे एक कैस्केड स्टार्ट होता है जिसकी फॉर्मेशन को उसकी फॉर्मेशन कॉज करता है। तो एंडोथेलियल इंजरी जो है दैट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी कॉज। ये हाइपरलिपिडीमिया ये वो इंसर्ट्स हैं जो कि एंडोथेलियल इंजरी की तरफ लीड करेंगे। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ एंडोथेलियल इंजरी कॉज कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन एंडोथेलियल इंजरी कॉज कर सकता है एम्बोलिज्म की वजह से। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी कोई कॉम्प्रोमाइज कुछ इस तरह से, लेकिन ये ऑप्शन तो अगर आप देखें सारी की सारी तो ये इंसर्ट्स हैं विच आर लीडिंग टू एंडोथेलियल इंजरी। तो प्राइमरी कॉज इसके अंदर पे क्या हो सकता है? दैट इज द एंडोथेलियल इंजरी। Okay, so during the autopsy, a post-mortem clot was observed. Okay, this is important information कि ये autopsy के वक्त post-mortem clot जो है वो नजर आया है। What does this indicate? ठीक है, अब इसमें बेसिकली जो ऑप्शंस आप देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन है पोस्टमार्टम क्लॉट के, और इसमें से ऑप्शंस हम चले देखते जाते हैं। चिकन फैट सुपरनेटेड, तो ये जो पोस्टमार्टम क्लॉट होता है इसकी कंसिस्टेंसी ये जेलेटिनस सा होता है। ठीक है, वास्कुलर वॉल के साथ प्योरली एडहेरेंट नहीं होता, और इसके अंदर थोड़ी सी आपको लेयर्स मिलती हैं। जो ऊपर वाली लेयर इसकी होती है वो रिजेंबल करती है चिकन फैट। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग चिकन फैट सुपरनेटेड, तो ये डिस्क्रिप्शन इसको अप्लाई करता है। लाइन ऑफ जैन हमें नजर आती है एंटीमोर्टम क्लॉट्स में, इसमें नहीं होती। आर्थ्रोइड लाइन इटसेल्फ रॉट के अंदर कोई ऐसी चेंज नहीं है जिसका डिस्क्रिप्शन हो, मे बी इट इज पुअर रिकॉल। चिकन लिपिड थ्रोम्बस जो है दिस डज नॉट मेक सेंस। जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हम यूज करते हैं वो है चिकन फैट सुपरनेटेड। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वास्कुलाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय vasculitis affecting either the same blood vessel or different vessels presenting with lesions at various stages of development? अब ये डिस्क्रिप्शन जो है अपने वास्कुलाइटिस की कुछ बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स से डिस्क्रिप्शंस है, वो आपने याद रखनी है। उससे आप क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे ऑप्शंस को देख के। इवन इफ यू कवर अप दी ऑप्शंस तो आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा और आपने उसी को फिर स्टिक करना है। अब ये किसको अप्लाई कर रहा है? दिस इज दी डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्रोनिम लिखा हुआ है पैन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने एस्टेब्लिश कर ली, ये उसका बिल्कुल करेक्टरिस्टिक हॉलमार्क है। तो वो इस तरह से इन्वॉल्व करता है मल्टीपल डिफरेंट वेसल्स को, और वो मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में नजर आती हैं ये लिगेंड्स। अब कावासाकी डिजीज जो है वो यूजुअली चिल्ड्रन के अंदर होता है, उसमें वो स्पेसिफाई करते हैं यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर, और कोरोनरी आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र होता है। ये जॉइंट सेल आर्टराइटिस, टेम्पोरल आर्टरीज, इसमें उसकी हेडेक और वो सब चीजें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो उसके अंदर दे देंगे। टेम्पोरल आर्टराइटिस के अंदर भी पॉलीएंजाइटिस जो है वो स्मॉल वेसल्स को यूजुअली इन्वॉल्व करता है, और वो उसमें जिक्र उसका जरूर करेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन इवन दो आप बाकी ऑप्शंस को आराम से खुद ही निगेट कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को देखते हुए ये बड़ा हॉलमार्क उसका फीचर उसमें प्रेजेंट है।
A primary gravida who has experienced a road traffic accident is presenting with decreased sensation below the abdomen, hypotension, bradycardia, and warm extremities. What type of shock is most likely occurring? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद ये लॉस ऑफ सेंसेशन जो है ये भी नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई। ठीक है, हाइपोटेंशन है, शॉक डेवलप हो रहा है, लॉन्ग विद ब्रेडिकार्डिया और एक्सट्रीमिटीज जो है वो उसकी वॉर्न, यानी कि यहाँ पे आपने एक दो चीजें रूल आउट कर ली। हाइपोवोलेमिक शॉक ही नहीं हो रहा उसके, उस कंपनसेशन हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। हाइपोटेंशन ऑब्वियसली शॉक का फीचर है, ब्रेडिकार्डिया हमें मिल रहा है। What type of shock is most likely occurring? अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जहां पे भी जिक्र आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्व है, यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम का फेलियर नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, तो ऑप्शंस को देखे बगैर भी आप न्यूरोजेनिक शॉक को सिलेक्ट करेंगे। सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। हाइपोवोलेमिक फीचर हमने इसमें से निकाल दी है। डिक्रीज सेंसेशन बिलो दी एब्डोमेन, वो एक्सप्लेन नहीं होती। हाइपोटेंशन ठीक है, यूजुअली हाइपोवोलेमिक शॉक की कंपनसेशन जब हो रही होती है तो ब्रेडिकार्डिया रहता है, और एक्सट्रीमिटीज उसके अंदर आपको वॉर्म नहीं दूसरी मिलती, गोल मिलती है। कार्डियोजेनिक शॉक में कोई हमें फीचर जो है जो लीड कर रहे हो टुवर्ड्स द कार्डियोजेनिक शॉक, कोई कार्डियक इवेंट इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। एनाफाइलेक्सिस की भी कोई पिक्चर इसमें नजर नहीं आ रही। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज न्यूरोजेनिक शॉक बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। Okay, a patient's echocardiogram reveals an interventricular septal thickness to pre-wall thickness ratio of 3:1. What is the most likely diagnosis? तो ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सा एक डिस्क्रिप्शन है जो कि अप्लाई करता है टू दी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें सेप्टल थिकनेस जो है वो वॉल थिकनेस से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो 3:1 रेशियो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि सेप्टम इज क्वाइट थिकर नाउ। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने याद रखना है। दिस अप्लाइज टू हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको नजर नहीं आता। उसके अंदर आपको चैम्बर साइज का वो जरूर मेंशन करेंगे। वॉल थिकनेस इटसेल्फ कम हो रही होती है। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का भी ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। और वेंट्रिकुलर डायलेशन वेरी नॉन स्पेसिफिक। तो बाकी सारी अगर आप ऑप्शन देखें तो उसमें आप कार्डियोमायोपैथी को सोचेंगे और ये बिल्कुल पर्टिकुलर एक डिस्क्रिप्शन आपको नजर आता है अप्लाइज टू हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। और आपको और भी क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे जिसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होगा, इवन दो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो। Okay. A patient presents with a mid-diastolic murmur, pulmonary hypertension, pulmonary edema, and engorged neck veins. Which of the following cardiac changes is this patient most likely to develop? ठीक है, अब इसमें मिड डायस्टोलिक मर्मर अगर हमें मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइट्रल स्टेनोसिस हो सकता है। माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से इस पेशेंट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडीमा और engorged neck veins ऑलरेडी आ गई हैं। अब कौन सी चेंजेस इसमें कार्डियक चेंजेस इस पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती हैं इस पैथोलॉजी की वजह से? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वो होगी ऑब्वियसली, प्रेशर हाई हो गए हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि क्या हो रहा है कि मिड डायस्टोलिक मर्मर की वजह से जिससे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये माइट्रल स्टेनोसिस है, तो माइट्रल स्टेनोसिस में बेसिकली क्या होता है कि प्रॉपर्ली वेंट्रिकल्स की यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की सॉरी फिलिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। अलबत्ता यहाँ पे क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी हाइपरट्रोफी हो सकती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी इसके अंदर हो सकती है। तो इसमें अब ऑप्शंस में हम देख लेते हैं। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी हो सकती है क्योंकि अब राइट हार्ट के ऊपर स्ट्रेन होगा। राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी, ठीक है, राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी भी हो सकती है राइट हार्ट के ऊपर स्ट्रेन होने की। और लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी वो भी हो सकती है। तो अब इन सारी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट की जाए? अब अगर हम देखें कि सबसे पहले क्या चीज होगी, ठीक है, क्योंकि सारी ऑप्शन जो है वो ठीक है बारिंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, तो हम इसमें से कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? सो इफ आई वर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो मैं ये देखूंगी कि लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी जो है ऑब्वियसली वो तो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि
ब्लड जो है वो स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट एट्रियम से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रहा और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनमें से सबसे जो पहली चेंज आएगी वो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी हो सकती है। सो आई विल गो फॉर this option, but it is going to lead eventually to right ventricular hypertrophy. ये इसके अंदर डेवलप होती है, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर इंडिकेट करती है कि now there is a right heart sting as well. तो ये eventually उसके अंदर होता है, ठीक है। अगर मोस्ट लाइकली टू डेवलप है फॉलोइंग कार्डियक चेंजेस, तो अगर इसमें से ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट करना है तो दिस इज आल्सो करेक्ट, और अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आपने सिलेक्ट करना है तो वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन अब अगर सारी इतनी सारी ऑप्शंस हैं और दो ठीक हो रही हैं तो फिर हम ये सपोज कर सकते हैं मे बी यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग हो, कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड ऐसा यूज हो जो इंडिकेट कर रहा हो कि पहली चेंज क्या हो सकती है, या इवेंचुअली अगर लिखा होता तो फिर हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी सिलेक्ट कर लेते। लेकिन लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी जो है, इफ आई वर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो फिर इसमें मैं ये सिलेक्ट करती। What is one of the diagnostic criteria for identifying soft tissue sarcoma? ठीक है, अब सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में कौन सा ऐसा फीचर होगा जो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होगा जो हमें बताएगा कि दिस वुड बी द सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। सार्कोमास जो है वो हमें याद रखना है कि वो लोकली इन्वेसिव होते हैं, ठीक है। अब ये प्लियोमॉर्फिज्म, इंक्रीज वास्कुलरिटी, मेटास्टेसिस, ये बहुत ज्यादा कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर, आइडेंटिफिकेशन वाले फीचर्स नहीं है, ठीक है। अगर इन सारे फीचर्स को हम देखें तो लोकल इन्वेजन जो है वो फिर भी एक डिस्क्रिप्टिव टर्म ऐसी है जो कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में अप्लाई करती है। ऑब्वियसली ये चेंजेस उसके अंदर आपको मिल सकती हैं, लेकिन मेटास्टेसिस से ज्यादा ये लोकली इन्वेड करते हैं, ठीक है। तो मेटास्टेसिस भी नहीं होगा, ये वाली नॉन स्पेसिफिक सी है, न्यूप्लास्टिक चेंजेस देमसेल्व्स हैं, तो लोकल इन्वेजन जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। A post-surgical patient develops swelling in the feet and deep vein thrombosis. What is the most likely cause? ठीक है, post-surgical patient यहाँ पे this is the good clue. एक सर्जरी के बाद इसमें डीवीटी डेवलप हुई है, तो कॉमन इसकी लाइकली कॉज क्या है? अब डायबिटीज मेलाइटिस जो है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस से वास्कुलर चेंजेस, माइक्रो और मैक्रो वास्कुलर चेंजेस इसलिए आती हैं, लेकिन लाइकली कॉज इसके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन क्या दे दिया है कि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है, तो वो वाली ऑप्शन हम देखें जो कि इस सिनेरियो को अप्लाई कर रही है, हाइपरटेंशन, इमोबिलाइजेशन, ट्रॉमा। तो अब इमोबिलाइजेशन जो है वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डीवीटी, और वो सिनेरियो में अप्लाई भी करेंगे, तो हम वो वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये सारी कॉजेस भी कॉज कर सकती हैं, ये सारी इवेंट्स हो सकते हैं जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इमोबिलाइजेशन जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। A patient with a transmural myocardial infarction dies suddenly on the 9th day after the infarction. What is the most likely cause of death? अब ये another important topic जो आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए ये है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि उनकी टाइमलाइन क्या है अपीयरेंस की, ठीक है। अब ये 9th डे आफ्टर द इंफार्क्शन एक पेशेंट की जो है वो डेथ हो रही है हु सफर्ड फ्रॉम ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो लाइकली कॉज क्या हो सकता है? ठीक है, तो लाइकली कॉज जो है इसके अंदर कौन सा हो सकता है, हम इसको देखते जाते हैं। एन्यूरिज्म, एरिथमिया, कावासाकी डिजीज, पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड और वायरल इन्फेक्शन। अब इसमें से तो पहले हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, तो कावासाकी डिजीज और वायरल इन्फेक्शन जो है दीज आर नॉट द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग एमआई। कावासाकी डिजीज तो वैसे ही वास्कुलाइटिस है जिसका ओरिजिन और पैथोलॉजी है ही डिफरेंट, एमआई के साथ हम उसको इस तरह से लिंक नहीं कर सकते कि इट कैन लीड इटसेल्फ टू कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होना दिस डज नॉट मेक सेंस। वायरल इन्फेक्शन जो है दिस इज वेरी नॉन स्पेसिफिक और ये लीड नहीं करेगा, एग्जैक्ट उसका लीडिंग कॉज नहीं होगा डेथ का। अब बाकी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं, तो एन्यूरिज्म जो है वो इसके अंदर दिस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है, 9th डे।
अब हम टाइमलाइन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एक पेशेंट के अंदर फॉलोइंग एमआई सडन डेथ हो रही हो तो उसका यूजुअली कॉज क्या होता है, दैट इज यूजुअली ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगर सडन डेथ हो रही है उसके अंदर तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन उसके अंदर हो सकता है। कोई और एरिथमिया डेवलप हो रहा हो अपार्ट फ्रॉम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड इट लीड्स टू डेथ, तो वो यूजुअली 24 आवर्स के अंदर उसकी अपीयरेंस होती है। पेपिलरी मसल का रप्चर जो है दैट अकर्स इन 2 to 7 डेज, और सेप्टल रप्चर जो है वो 3 to 5 डेज के अंदर हो जाता है। कुछ सीडो एन्यूरिज्म बनना शुरू हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लगाते हैं, बट दे कैन अपीयर एज अर्ली एज 3 to 14 डेज। तो इसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो वो 5 to 14 डेज लगाता है। फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस जिसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है, वो सेवरल वीक्स उसमें लग जाते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और पल्मोनरी एडीमा यूजुअली उसमें प्रोग्रेसिव का वर्ड यूज होता है, वो प्रोग्रेसिवली डेवलप करते हैं और इवेंचुअली जो है वो ठीक कर सकते हैं टुवर्ड्स डेथ, यानी कि वो सबसे ज्यादा टाइम लगा सकते हैं अगर वो इसके बाद डेवलप होना शुरू। तो इन सारी ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो चीज अप्लाई कर रही है वो एन्यूरिज्म है। वो एन्यूरिज्म किस चीज का है, वो एन्यूरिज्म यूजुअली वेंट्रिकुलर वॉल का है, जहां से वो डैमेज हुई है उसकी अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वहां से वो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, वहां से वो डायलेट करना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर एन्यूरिज्म बनना शुरू हो जाएगा। तो एन्यूरिज्म ओवर हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। एरिथमिया मैंने स्पेसिफाई कोई नहीं किया हुआ और 9th डे अब काफी टाइम हो चुका है कि ये पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड जो है उसकी तरफ लीड करेगा, लेकिन एन्यूरिज्म इटसेल्फ उसकी डेवलपमेंट होगी और उसकी उससे वो हो सकता है उसके रप्चर से। तो एन्यूरिज्म जो है इसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे, इस टाइमलाइन के अंदर वो फॉल कर। तो कार्डियक टेम्पोनार्ड में यूजुअली जो है 5 to 10 डेज, और आप एक आध क्वेश्चन देखेंगे भी जिसके अंदर 10 डेज के बियॉन्ड उसमें जिक्र किया हुआ है और उसको फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस सेफ टाइम जोन में अगर हम टाइम लाइन में रह रहे हैं तो एन्यूरिज्म यहाँ पे एप्लीकेबल। Okay, which of the following is most closely associated with coronary artery disease? देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। काइलोमाइक्रॉन्स, एचडीएलसी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड्स। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो चीज एसोसिएटेड है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करती है, ये कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कराती है फ्रॉम द सेंट्रल सोर्सेज टुवर्ड्स द पेरिफेरल सोर्सेज, यानी कि आर्टरीज में डिपॉजिट करा सकती है। काइलोमाइक्रॉन्स ये गट के अंदर है, ये इन्वॉल्व नहीं करे वेसल्स को। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये पेरिफेरी से लेकर सेंटर से लेकर जाती है लिवर के पास, तो ये नहीं हो सकती। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का लेवल इटसेल्फ, जब प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल अगर हाई भी है उसकी डेपोजिशन जिसको पेरिफेरी की तरफ लेकर आ रहा है दैट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो वो ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ जाएगा, तो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो मिसिंग है तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज इम्प्लिकेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन के अंदर व्हिच लीड्स टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। A patient with a history of mitral valve replacement 2 months ago has developed a new case of infective endocarditis. What is the likely organism responsible in this case? अब एक पेशेंट है जिसकी वाल्व रिप्लेसमेंट हुई है, यानी कि उसको प्रोस्थेटिक वाल्व लगा दिया गया है, अब उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो लाइकली ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के आपने ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर सिनेरियोस के साथ एसोसिएटेड है उनको याद कर लेना कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस जो है ये यूजुअली प्रोस्थेटिक वाल्व्स को अटैक करता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है ये सब एक्यूट केसेस के अंदर आपको मिलता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है कि ये माइट्रल प्रोस्थेटिक माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसके अंदर फिर अगर आपके पास स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस है तो उसको आपने सेलेक्ट कर, ठीक है। अच्छा, और यूजुअली ये इन्वॉल्व भी जो है माइट्रल वाल्व को ही कर रहा होता है। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है यूजुअली ये
कोलन कैंसर के साथ एसोसिएटेड है, इकोलाई भी मिसकॉमन। तो इन सब में से जो एप्लीकेबल है मोस्ट इन दिस केस दैट इज द स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस। During an autopsy of an individual with cardiac disease, a subendocardial infarct is observed. A circumferential lesion is present on the left ventricle. What is the most likely underlying mechanism? ठीक है, अब हमने क्या बताना है, हमने ये बताना है कि ये जो हमें चेंजेस नजर आ रही हैं ऑटोप्सी के अंदर, जो फाइंडिंग्स हैं, एक तो सबएंडोकार्डियल इंफार्क्ट है, ठीक है, दूसरा सर्कमफेरेंशियल लेजन है। सर्कमफेरेंशियल का मतलब क्या है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल की, यानी कि कोई ऐसी कॉज होनी चाहिए कि जो कि आर्टरी के बियॉन्ड हाइपोपरफ्यूजन को इंडिकेट कर रही हो, या तो कोई मेजर आर्टरी इन्वॉल्व हो गई हो, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मेन सप्लाई है उसकी इन्वॉल्वमेंट अगर हो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, वो एक्सप्लेन कर सकता है, या फिर कोई और ऐसा इवेंट हो हाइपोपरफ्यूजन वाला जैसे कि हाइपोवोलेमिया, वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। अब बाकी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं और करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं। कार्डियक टेम्पोनार्ड, ये कार्डियक टेम्पोनार्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें कोई ऐसी पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर या कोई रप्चर का जिक्र नहीं किया गया। हाइपोवोलेमिक शॉक ये हो सकता है क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, सर्कमफेरेंशियल रीजन यानी कि पूरे इसको लेफ्ट वेंट्रिकल को वो इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हाइपोपरफ्यूजन इसका कॉज हो सकता है। थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सिर्फ उसकी टेरिटरी के अंदर नहीं हो रहा, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की टेरिटरी के अंदर नहीं हो रहा, ये पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व कर रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा, अंडरलाइन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ये राइट वेंट्रिकल की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसको हम वैसे एक्सक्लूड कर देंगे। सो ये आपने याद रखना है कि ये सर्कमफेरेंशियल लेजन है, तो इसके अंदर मेजर हाइपोपरफ्यूजन होनी चाहिए, या तो हमारे पास मेन सप्लाई होती पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जिक्र कहीं होता वो हम सेलेक्ट करते, लेकिन वो नहीं है तो हम एक और हाइपोपरफ्यूजन के कॉज को कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट ऑप्शन है, दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक। Okay. Which biomarker is considered the most specific for ischemic damage to cardiac tissue? तो इसको आप याद रखें कि कार्डियक टिश्यू की इस्कीमिक डैमेज के लिए यानी कि जो कार्डियक मायोसाइट्स का एक स्पेसिफिक बायोमार्कर है वो कौन सा है, दैट इज ट्रोपोनिन आई। ठीक है, ट्रोपोनिन आई आपने याद रखना है। क्रेटिन काइनेज एमपी मोस्ट स्पेसिफिक नहीं है, ट्रोपोनिन आई इज द करेक्ट ऑप्शन। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बहुत सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन हर तरह की मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है। ट्रोपोनिन टी जो है, और ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई हम दोनों टेस्ट करते हैं, दोनों कार्डियो बायोमार्कर्स को देखते हैं, लेकिन दोनों प्रेजेंट है अगर ऑप्शन के अंदर, तो इनमें से ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो ट्रोपोनिन आई है। Okay, so hopefully this would have been helpful for you to identify कि कौन से टॉपिक्स जो है वो कॉमनली असेस हो रहे हैं। तो आपने ये याद रख लेना है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन को आपने जरूर देखना है, उसके बाद आप वास्कुलाइटिस को देखेंगे, ठीक है, एम्बोलाई की डिस्क्रिप्शन को, उनके अपीयरेंस को, उनको रिकॉग्नाइज करने के फीचर्स को, ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने मिस नहीं करने। So this was all for today's discussion from my side. If you have any questions, you are most welcome to ask them on any of our platforms. इन टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस देखे हो जो आपको डिफिकल्टी हो रही हो सॉल्व करने में, यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रेजेंट योर क्वेरीज। आप किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए अपने क्वेश्चंस, आप ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, वी आर हियर फॉर यू। होपफुली दिस सेशन वुड हैव बीन यूजफुल फॉर यू। तो आपकी फीडबैक है, कोई सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव इट टू अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।